हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपकी यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। यूनिट सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको ये टॉपिक दिखाई देगा, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का साधन है कौन? भाषा। भाषा संप्रेषण का साधन है। ये इसका हिंदी में अर्थ है। इस टॉपिक को हिंदी में कहते हैं भाषा संप्रेषण का साधन है। तो हम ये बात पहले ही कर चुके हैं भाषा के कॉन्सेप्ट में कि भाषा के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मन के विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान क्या होता है? आदान प्रदान मतलब एक बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब, व्यापार का मतलब ये होता है कि हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं। पहले समय था, यानी प्राचीन समय में क्या था कि हम वस्तु के बदले वस्तु देते थे। आज हम वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में अर्थ देते हैं, पैसे देते हैं, रुपए देते हैं। तो इस तरह से, इसीलिए तो उसको व्यापार कहते हैं। इसी तरह से भाषा के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं। अब इस भाषा के द्वारा या तो हम बोल करके, या फिर लिख करके, या संकेतों के माध्यम से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, और सामने वाला हमारी बात का अर्थ ग्रहण करके, उसे समझ करके फिर हमें वापसी में उत्तर देता है। तो ये एक सर्कल होता है। संप्रेषण कह लो या फिर विचारों का आदान प्रदान कह लो, ये एक सर्कल की तरह है। ये सर्कल तब कंप्लीट होता है जब सामने वाला व्यक्ति हमारे बात कहने के बाद अपना उत्तर देता है। अर्थात इसमें क्या है, इस संप्रेषण की प्रक्रिया में, इन विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में दो लोगों का होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति बोलता है, अपने मन के विचारों और भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। दूसरा व्यक्ति उसके मन के जो भी विचार भाव हैं, जो भी उसने कहा है, उसका अर्थ ग्रहण करके, उसकी बात को समझ करके अपना उत्तर देता है पहले व्यक्ति को। फिर पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति। अब आप एक बात को समझ लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि आप बात करें तो इसके लिए दो व्यक्ति जो होंगे वो व्यक्ति ही होंगे, वो दो समूह भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप कोई डिबेट करा रहे हैं तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन चलता है। वहाँ पे ये दो व्यक्ति कौन है? वो दो ग्रुप जो आपने डिबेट में बना रखे हैं, एक पक्ष में बोलने के लिए, एक विपक्ष में बोलने के लिए। तो ये एक सर्कल क्यों है? सर्कल इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही बोलते रहें, अपने विचारों और भावों को प्रकट करते रहें, बल्कि ये संप्रेषण कैसा होता है, दो तरफा होता है। दो तरफा होने के कारण इस संप्रेषण को हम कहते हैं एक प्रक्रिया या एक सर्कल। प्रक्रिया का मतलब एक सर्कल ही होता है जो कंप्लीट होना जरूरी है। अभी मैं आपको कॉमन चीज बता रही हूँ। अभी मैं जब यहाँ पे आपको लेकर के जाऊंगी तब आपको ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको। अब जैसे कि मैंने कहा, दो व्यक्तियों का, दो समूहों का बात करते हुए एक दूसरे से अपने मन के भावों का प्रकट करना, विचारों का प्रकट करना जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम रेडियो सुनते हैं, ठीक है, हम रेडियो सुनते हैं तो, या फिर हम टेलीविजन में न्यूज़ सुन रहे हैं, तो क्या वो सामने से एंकर जो हमें बता रहा है, न्यूज़ रीडर जो हमें बता रहा है, वो हमें सुनाई दे रहा है? तो क्या जो हम बोल रहे हैं वो उस तक पहुंच रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे आप कहोगे कि क्या हम इसको संचार की श्रेणी में नहीं रखेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि हम इसको भी संचार की श्रेणी में ही रखेंगे। लेकिन संचार वो कैसा है, वो कम्युनिकेशन कैसा है? वो संचार है जन संचार। इस जन संचार में ये एक व्यक्ति जो है वो सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को, यानी कि बहुत बड़े समूह को
इंफॉर्मेशन सूचना पहुंचाने का काम कर रहा है, तो ये भी संचार की श्रेणी में ही आएगा। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन जनसंचार कहलाएगा। ओके, ये कैसा है? ये पब्लिक कम्युनिकेशन है, जनसंचार है, और जिसकी हमने पहले बात की है वो गलत है, उसका वो अलग है, गलत नहीं है, वो अलग है, और उसका जो है वो दो तरफा होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं शॉर्टकट में समझाऊं कि संप्रेषण क्या है, तो हम ये जो सारा दिन बातें करते हैं, उन बातों के द्वारा हम अपने विचार, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। सामने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे परिवार का सदस्य हो, चाहे हमारा कोई फ्रेंड हो, चाहे हमारे जो हैं वो मम्मी पापा हों, या कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, हमारी सोसाइटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हम फ़ोन पे भी बात करते हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ भी हम अपने मन की बात सामने वाले को बता रहे हैं। तो दिन भर में हम जो भी बातें करते हैं, जो भी हम अपने मन या विचारों को, मन के विचारों या भावों को सामने वाले पर प्रकट करते हैं, फिर वो अपने मन के विचार और भाव प्रकट करता है, फिर हम उसके भाव ग्रहण करके फिर उसका रिप्लाई करते हैं, तो यही है कम्युनिकेशन। बातें करना क्या है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? लैंग्वेज का। अब वो लैंग्वेज मौखिक भाषा भी, ओरल लैंग्वेज भी हो सकती है, लिखित भाषा भी हो सकती है, रिटन लैंग्वेज, और इसके अलावा सांकेतिक भाषा भी हो सकती है। ठीक है, जिसे हम सिंबल लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज भी हो सकती है। ओके, अब ये तो हो गई बात एक कॉमन, एक कॉन्सेप्ट को समझने की कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्या होता है। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमारा टॉपिक है लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संप्रेषण का साधन है। अभी मैंने आपको संप्रेषण की बात की, और अभी मैंने बोला कि चाहे आप उसमें मौखिक भाषा का प्रयोग करें, चाहे लिखित भाषा का प्रयोग करें, या फिर आप उसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें, वो क्या है? वो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण होगा वो। तो यहाँ पे हमने यही क्लियर करना है कि भाषा किस तरह से कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में हेल्प करती है, भाषा किस तरह से संप्रेषण का माध्यम या फिर साधन है, उसी को क्लियर करना है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वर्ड से। ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है, इसे हम हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। इस शब्द की अगर उत्पत्ति की मैं बात करूं, तो इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? कम्युनिस का लैटिन भाषा में कम्युनिस का अर्थ है कॉमन या फिर सामान्य, कॉमन या फिर सामान्य। अब यहाँ पे मैं जो कम्युनिकेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, क्या मैं समझाना शुरू कर चुकी हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये कम्युनिकेशन टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर में, कोर्स फोर्थ में तो ये लगा ही हुआ है। इवन यहाँ तक कि आप अगर नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे नेट के फर्स्ट पेपर में एनटीए नेट, यूजीसी नेट, एनटीए नेट जो है, पहले यूजीसी नेट बोलते थे और अब एनटीए नेट बोलते हैं, तो उसमें फर्स्ट पेपर जो आपका कॉमन पेपर होता है, उसमें भी ये टॉपिक है। मतलब कम्युनिकेशन टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसकी पहुंच के बारे में बता रही हूँ कि नेट में ये टॉपिक लगा हुआ है, फर्स्ट पेपर में आप इसको पढ़ोगे। और फर्स्ट पेपर आप सभी को पता है, जो नेट का फर्स्ट पेपर होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से फाइट करते हैं, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं या जो सिलेबस होता है, वो सभी को तैयार करना होता है। फर्स्ट पेपर एक कॉमन पेपर होता है, वो सभी के लिए एक जैसा ही है, उसका सिलेबस सभी को ही पढ़ना होता है। तो उसमें एक टॉपिक आपको पता होगा कि लगा हुआ है कम्युनिकेशन। ओके, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, बात करते हैं संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, वही बात मैंने क्या बोला है, एक प्रोसेस है, एक सर्कल है। तो संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, विचारों आदि का
परस्पर आदान प्रदान करते हैं। इन 2-3 वर्ड्स पे ध्यान देना। ज्ञान हाव भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखो आप सारे दिन में कितनी बातें करते हो, कितना बोलते हो। अगर आप ये जो बोली गई सारे दिन के अंदर बातें हैं उसमें आप दर्शाते क्या हो, या तो आप सामने वाले को नॉलेज देते हो, ठीक है, कोई नॉलेज दे रहे हो अर्थात उसको जो आपको जिस चीज़ का ज्ञान है वो आप सामने वाले को दे रहे हो, या फिर क्या होता है आप अपने मन के जो विचार हैं जो आपको लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, तो आप ये बोलते हो। क्या इनके अलावा कोई बात होती है? मुझे तो लगता है कि बस ऐसे ही होता है। सारे दिन की जो बातें हैं हमारी, उनको अगर हम इन 3 वर्ड्स में संजोना चाहें, और ज्ञान के अंदर मैं सूचना भी लूँगी, ठीक है, यहाँ पे मैं ज्ञान के अंदर सूचना भी रखूँगी। ज्ञान और सूचना, ज्ञान मतलब जो मुझे पता है मैंने आपको बताना है, तो सारे दिन में जो हमें पता होता है ऑलरेडी हम सामने वाले को बताते हैं। बहुत प्रयास करते हैं ना कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन है, यानी कि आप इसको ये ले सकते हो, एडवाइस में भी ले सकते हो। हम दूसरों को कितनी एडवाइस देते हैं ना, आप ऐसा कर सकते हो, मैंने ऐसा किया था और ये सब कुछ है। या फिर नॉलेज, इट मीन्स आप किसी को जो आपको आता है वो सिखा रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि मैं ज्ञान में सूचना को भी रखूंगी, तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन भी यही होता है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लगता है कि सामने वाले को पता होनी चाहिए, सूचना देनी है। कोई भी सूचना हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि रीट के एग्ज़ाम की लास्ट डेट है, तब आप उसको बता रहे हो कि आज लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर लिया या नहीं भरा, ये सूचना है। या फॉर्म आ चुके हैं, ये सूचना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे ज्ञान और सूचना, इसके अलावा हाव भाव और विचार, यानी जो मुझे लगता है। तो हम सारे दिन में या तो बातें जो करते हैं उसमें हम सामने वाले को एडवाइस दे रहे होते हैं, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसको कुछ सिखा रहे होते हैं, या फिर हमें जो लगता है, हमारे मन के जो भाव हैं किसी भी टॉपिक पर, आपके खुद के जो विचार हैं वो आप प्रकट कर रहे होते हो। ऐसा ही चलता है पूरे दिन। जितनी भी हम बातें सारे दिन में करते हैं आप उनको चेक कर सकते हो। वो इन्हीं, अगर इनको कैटेगरीज बना लिया जाए ना, इनमें बिल्कुल फिट बैठेंगी। इसके अलावा हमारे पास पूरे दिन के अंदर जो हम संप्रेषण करते हैं, जो भाषा का प्रयोग करके जो हम बात करते हैं, उसमें सिर्फ यही होता है, ठीक है। तो भाषा का सहारा लिया जाता है संप्रेषण के लिए, और यही क्लियर करना है कि किस तरह से हेल्प ली जाती है भाषा की। तो संप्रेषण क्या हो गई, एक प्रक्रिया हो गई। इसमें मैंने बताया है या तो 2 समूह होने चाहिए या 2 व्यक्ति होने चाहिए आपस में बात करने के लिए, और इसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, फिर मैं सूचना मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, हाव भाव विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करती हैं। अब यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हैं जो कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर कर देंगी, तो इन्हें पढ़ते हैं हम। दहामा, पहले जो परिभाषा देने वाले हैं उनका नाम है दहामा। दहामा है, ओबामा मत लिख देना आप। संचार वह क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों, अब इधर देख लेना, अनुभवों, ज्ञान, भावनाओं आदि का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अतः इसमें उद्देश्य, अर्थ तथा सूचनाओं का बोध ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर ये बताया कि हम जितनी भी बातें करते हैं उसके अगर उनको हम किसी ज्ञान, सूचना, हाव भाव, विचारों के अंतर्गत रखना चाहें तो बस इतनी ही बातें होती हैं। सब जगह पे सब बातें फिट होंगी, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी जो रह जाएगी कि इनके अंदर जो है फिट नहीं हो सकती, नहीं, ये इसी से रिलेटेड होती है हमारे सारे दिन की बातें। तो अब मैं जैसे यहाँ पे देखो, दहामा ने भी क्या बोला है कि संचार वह क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों, यानी उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, ये हाव भाव को ही समझ लो, इन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है, एक्सपीरियंस जो है, और फिर नॉलेज सेम है, फिर भावनाएं वही हैं, विचार भावनाएं सेम ही है। अब यहाँ पे इन्होंने जो मैंने सूचना जोड़ा था ना, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे किसको रखा है, अनुभवों को। तो सूचना कह लो या अनुभव कह लो, अब मुझे ये लगता है जो सूचना होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अनुभव छिपा हुआ होता है, ठीक है।
आप मान लीजिए, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने किसी को ये बताया कि रीट के फॉर्म आए हुए हैं या किसी और कंपटीशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करने का जो उसको इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा हुआ, मान लीजिए कि आप लास्ट टाइम फॉर्म भरने से रह गए थे या किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट डेट पे आपका फॉर्म नहीं भरा गया था, तो आपके पास उसके बैड एक्सपीरियंसेस हैं लास्ट ईयर के। तो अब आप सामने वाले को सूचना दे रहे हो कि भाई तुम ऐसा नहीं करना, तुम आज ही फॉर्म भर दो, ठीक है। तो हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, वो भी सूचना का काम करते हैं, सूचना को जागृत करने का या उसको एक्टिव करने का काम करते हैं, ठीक है। और सूचना वैसे भी हो सकती है कि आपको पीछे से किसी ने बोला कि वहां तक ये बात आप पहुंचा दीजिएगा, आप टीचर हो, मान लीजिए आपने सब बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो भी हो सकती है। तो अलग अलग अब डिपेंड करता है कि बात कैसी है। तो यहाँ पे दहामा कहते हैं कि व्यक्ति जो है इसके द्वारा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, जो भी उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, व्यक्तिगत उसको अनुभव है, उसको वो शेयर करता है, ज्ञान अपनी नॉलेज देता है, जो भी उसकी भावनाएं हैं, जो उसके इमोशंस हैं, उसको सामने वाले तक पहुंचाने का काम करता है। इमोशंस मतलब मुझे किसी की बात अगर हर्ट हो जाती है तो मैं किसी अपनी दूसरी फ्रेंड के पास जा करके और मतलब बताती हूँ कि मुझे आज बहुत हर्ट हुआ और इस तरह से मुझे सही नहीं लगा। इट मीन्स क्या, जो मुझे नहीं लगा सही या मुझे सही लगा है, मैं अपने मन की बात सामने वाले को बता रही हूँ। तो वो क्या है, वो भावनाओं का आदान प्रदान होगा। मैं अपनी बात, मन की बात बताऊंगी, सामने वाला अपनी मन की बात बताएगा, और सारा दिन हम बोलते रहते हैं, यही काम चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और इसमें उद्देश्य, अर्थ तथा सूचनाओं का बोध ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या मिलता है, उद्देश्य मिलता है, अर्थ मिलता है। अब सामने वाले की बात का जब तक अर्थ समझ नहीं आता तो दूसरे वाला बोलेगा कैसे। तो यहाँ पे ये भी होता है, अर्थ ग्रहण होता है, तभी तो दूसरा वाला व्यक्ति बोलता है। और सूचनाएं अगर दी जा रही हैं तो सूचनाओं का बोध भी हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हो गई दहामा के अनुसार डेफिनेशन कम्युनिकेशन की, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले रेडियो और टेलीविजन का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आया कि ये भी तो जनसंचार ही आया है, मुझे रेडियो और टेलीविजन का एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं जो बोल रही हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो यहाँ पे भी मैं ही बोल रही हूँ, मैं अपना जो ज्ञान है वो आप तक पहुँचा रही हूँ। तो ये कम्युनिकेशन ही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन चूँकि क्या है, एक तरफा है। आप मुझे अभी फिलहाल जवाब नहीं दे पा रहे हो, अपने क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हो, या हम ये कह सकते हैं आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, वीडियो बन रही है, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो जो नॉलेज मैं आपको इसमें देना चाहती हूँ वो आपको मिलेगी। तो ये भी कम्युनिकेशन है, लेकिन चूंकि ये कम्युनिकेशन एक तरफा है इसलिए हम इसको जनसंचार की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन तो नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन की बात करूं तो उसमें दो समूहों का होना ज़रूरी है, दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। इसका मतलब आप मेरे सामने हो, जब आपकी क्लासेस लगेंगी, हम जब वहाँ पे क्लास में जब आपस में बात करते हुए, विचारों का आदान प्रदान करते हुए, आमने सामने बैठ करके, आमने सामने हो करके फिर मैं अगर आपको वहाँ पे टीच करवाऊंगी तो वो कहलाएगा कम्युनिकेशन, संप्रेषण। सही मायनों में कम्युनिकेशन वो होगा, ठीक है। चलो, अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारा टॉपिक ही यही है कि हमें भाषा की वैल्यू को चेक करना है। आप ये बात बताओ, शिक्षण कैसे पॉसिबल हो सका? शिक्षण भी तो इसी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है ना। शिक्षण, टीचिंग क्या चीज़ है? क्या टीचिंग एक तरफा है? केवल शिक्षक क्लास में आता है और बोलता रहता है, सामने वालों के कोई मायने नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षण भी कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है। अगर ये भाषा ना हो तो शिक्षा देने की, शिक्षा प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगी, शिक्षण प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो पाएगी। भाषा है तभी टीचिंग पॉसिबल है, ठीक है।
और टीचिंग नहीं होगी तो लर्निंग नहीं होगी। इसका मतलब हम तो पशुओं की तरह ही रह जाएंगे शिक्षित हुए बिना। कहते हैं ना, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको तो पशु के समान माना जाता है। तो इसी तरह से शिक्षा क्या करती है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है, बच्चे को सक्षम बनाती है, बच्चे में जो एबिलिटीज हैं उसको बाहर निकालती है और फिर उसको निखारती है। तो शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण के माध्यम से संपन्न होती है। अब ये शिक्षण एक कम्युनिकेशन है तो ये भाषा के माध्यम से संपन्न होता है, और शिक्षण हो पाता है भाषा के माध्यम से, इसीलिए लर्निंग हो पाती है। अगर ये सब कुछ ना हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना टीचिंग ना लर्निंग। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई। अब दहामा के अनुसार डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं एंडरसन के अनुसार। एंडरसन क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के बारे में? संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ये कहते हैं एक गतिशील प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती, जो हमेशा गति करती रहती है, कभी रुकती नहीं है। क्या हम रुकते हैं बोलने से? सारा दिन बोलते हैं ना, सारा दिन बोलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को फिर सपने में भी बोल रहे होते हैं। तो कैसी प्रक्रिया हुई फिर? ये हुई ना गत्यात्मक प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया। ऑलवेज एक्टिव रहते हैं बातें करने में हम, जिसमें व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप से दूसरों से संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों अथवा साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझ लेना, कुछ वर्ड्स आए हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति है इसमें चेतन या अचेतन रूप से, चेतन या अचेतन रूप से इट मीन्स क्या? या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। कई बार हम सामने वाले को खुद जा करके बात बताते हैं, कई बार हम कुछ उपकरणों या साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन। ठीक है, आप जहां तक जाकर के कोई बात नहीं बता सकते, उसको ज्ञान नहीं दे सकते हो, तब आप क्या करते हो? मोबाइल फोन के माध्यम से उसको सिखा रहे हो, चाहे वो कैसा भी सिखाना है, चाहे वो ऐसे वीडियो बना करके सिखाना है, लाइव होकर के सिखाना है, या फिर हम कह सकते हैं फोन करके सिखाना है। तो चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सिखा सकते हो और इनडायरेक्ट भी सिखा सकते हो। और फिर क्या है? दूसरों से संज्ञानात्मक ढांचा। ये जो संज्ञानात्मक ढांचा होता है, संज्ञान होना किसी चीज का, वो भाषा के माध्यम से ही होता है। तो हम क्या करते हैं? संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप में यानी कि हम भाषा के माध्यम से संकेत ग्रहण करते हैं कि सामने वाला आखिर हमें क्या रहा है। उपकरणों अथवा साधनों के द्वारा प्रभावित होता है। उपकरण साधन मैं बता चुकी हूँ, डायरेक्ट भी आप वहाँ पे मौजूद हो सकते हो, और इनडायरेक्टली आप मोबाइल फोन, वीडियो, लाइव होकर के भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप से, या तो चेतन रूप से या अचेतन रूप से, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि या तो डायरेक्ट खुद से नॉलेज ले लेता है, या फिर अचेतन रूप से। अचेतन रूप मतलब जैसे अचेतन रूप में आप ऐसे भी ले सकते हो कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं, कोई तीसरा चौथा व्यक्ति थोड़ा दूर बैठा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो दूर बैठा व्यक्ति भी जो है वो आपकी कुछ ना कुछ बातों को सुन लेता है। ऐसा होता है ना, जनरली ऐसा ही होता है। तो वो क्या है, जिससे आप डायरेक्ट बात कर रहे हो वो तो चेतन रूप में है, और अचेतन रूप में जो आपकी 4-5 कुर्सियां छोड़ करके थोड़ा दूर बैठा था उस तक भी वो बात पहुंच गई, उसको भी वो ज्ञान मिल गया, उसको भी वो इंफॉर्मेशन मिल गई। तो या तो उसने चेतन रूप में ग्रहण करना है या तो अचेतन रूप में ग्रहण करना है। फिर कुछ उपकरणों या साधनों की भी हेल्प वो ले सकता है। इस तरह से एंडरसन भी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसको गत्यात्मक बताते हैं, गतिशील बताते हैं, ऑलवेज एक्टिव रहने वाला बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन में अर्थात संप्रेषण में भाषा की क्या भूमिका रहती है उस पे बात करेंगे। इसके साथ ही संप्रेषण में भाषा से संबंधित क्या क्या बाधाएं आ जाती हैं उन पे बात करेंगे, और इसके अलावा उन बाधाओं को हम किस तरह से दूर करके संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हैं, इस पर बात होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।